अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। आप मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। शायद ये जो कहानी है, ये कहानी रमीज़ साहब की कहानी है और ये बताते हैं ये 2001-2002 की दिसंबर या जनवरी की कहानी है, जिस दौर में इनके कज़न की शादी चल रही थी। शदीद सर्दी पड़ रही थी और ये बताते हैं कि हम अपने कज़न के घर शादी में मौजूद थे। ज़ाहिर सी बात है, जो शादी वाला घर होता है वहाँ पे एक तो रौनक हुआ करती है और दूसरी बात यह है कि जो भी करीब करीब के रिश्तेदार होते हैं वो उसी घर में रुका करते हैं। अब क्योंकि मेरे कज़न की शादी थी तो मैं भी वहाँ पे रुकने गया हुआ था। मैं इतनी एज का तो नहीं था, हाँ मेरी टीन एज थी और मुझे उस वक्त से ही सिगरेट पीने की आदत थी। आज के दौर में तो मैं अल्लाह खुल्लम खुल्ला सिगरेट पिया करता हूँ, लेकिन जिस दौर में जिस दिन ये वाक़या मेरे साथ पेश आया उन दिनों मैं छुप छुपा के सिगरेट पिया करता था। जब आपको सिगरेट की लत लग जाया करती है तो इससे जान छुड़ाना आसान नहीं होता। तो वैसे ही मेरी आदत थी कि खाना खाने के बाद मैं लाजमी इधर उधर छुप के सिगरेट पिया करता था। तो उस रात भी शदीद सर्दी थी और खाना वगैरह खाने के बाद रात को जब हम 2-2:30 बजे फ्री हुए तो मैं चुपके से निकल के, यानी अपने कज़न के घर से निकल के सामने जहाँ पे एक पार्क नुमा एरिया मौजूद था वहाँ पे चला आया। मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि छुप छुपा के 1 या 2 सिगरेट जल्दी से पी लूँ और फिर वापस शादी वाले घर के अंदर दाखिल हो जाऊँ। हालांकि जो मेरे कज़न के अब्बू थे उन्होंने सख्ती से तमाम लड़कों को मना किया था कि रात में इस पार्क का रुख नहीं करना। अब उन्होंने इस बारे में सिर्फ इतना बताया था, ये जो पार्क है यहाँ पे चरसी मवाली या डकैत इस तरह के लोग मौजूद हुआ करते हैं, लिहाजा तुम में से किसी का वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। खैर मैं नज़रें बचा के यहाँ पे आके बैठ चुका था और मैंने सिगरेट जला के कश लगाना शुरू कर दिए थे। ये जो पार्क था एक इतना बड़ा पार्क नहीं था, आप कह सकते हैं कि छोटा सा पार्क था, लेकिन हाँ इसके चारों अतराफ में वॉकिंग ट्रैक मौजूद था और उस ट्रैक से कुछ फासले पे जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई थी। ये जो बेंचेस थी इनके पीछे ग्रिल मौजूद थी और इस पार्क में अगर आप लाइट्स वगैरह या रोशनी की बात करें तो ना ही लाइट्स मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की रोशनी यहाँ पे आया करती थी। लेकिन हाँ एतराफ़ में जो घर मौजूद थे उनकी वजह से हल्का पुल्का, यानी गेट के पास का हिस्सा रोशन दिखाई दिया करता था। खैर जब मैं पार्क के अंदर दाखिल होने के बाद मैं लेफ़्ट साइड पे, यानी थोड़ा आगे जाके बेंच के ऊपर बैठ के मुसलसल कश लगा रहा था। ये जो पार्क था मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पार्क का दूसरा कोना है जहाँ का दरवाज़ा शायद अंदर से लॉक था, उस कोने के या उस दरवाजे के एतराफ़ में कोई मुसलसल वॉक कर रहा है। वैसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन हाँ क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो ऐसा लग रहा था जैसे जो भी मौजूद है वो बहुत तेज़ी के साथ कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ वॉक करता चला जा रहा है। लेकिन पता बस इतना चल रहा था जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कोई मर्द है, औरत है, लड़की है, लड़का है या फिर आखिर कौन वहाँ पे मौजूद है। खैर बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो भी वजूद था उसने मेरी तरफ, यानी जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि जैसे जैसे ये वजूद चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था
मुझे उसकी चाल ढाल से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई औरत या फिर कोई लड़की है जो मुसलसल चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। ये कौन लड़की थी, कहाँ से आ रही थी, अल्लाह जाने। मैं बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। खैर, देखते ही देखते जब ये लड़की मज़ीद आगे बढ़ती चली गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो जो वो ज़मीन के ऊपर कदम रखती, एक तो बहुत धम से आवाज़ मेरे कानों में महसूस होती। ऐसा लगता जैसे कोई भारी भरकम औरत या लड़की है जो मेरी तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली आ रही है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद बाकायदा मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे जब जब वो कदम रखती है तो मुझे चेन के घसीटने की या पायल या घुंघरू जैसी आवाज़ अपने कानों में सुनाई दिया करती है। यानी जो भी लड़की मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, या तो उसके पाँव में कोई पायल या घुंघरू मौजूद था, या फिर उसके पाँव से कोई जंजीर बंधी हुई थी, जिसकी वजह से यह आवाज़ मुझे अपने कानों में वाज़े तौर पे सुनाई दे रही थी। अब मैंने बाकायदा उसके पैरों की तरफ गौर करना शुरू कर दिया था। एक तो जब वो लड़की या औरत जिस तरह से ज़मीन पे कदम रखती, ऐसा लगता जैसे कोई जानवर इंसान के रूप में मौजूद हो और बहुत ही अजीब तरीके से चलता हुआ आगे बढ़ रहा हो। दूसरी बात ये थी कि जब मुझे उसके कदमों पे गौर करने पे अंदाज़ा हुआ कि जैसे उसके पैर ना सिर्फ उल्टे हैं, बल्कि उसका चलने का जो अंदाज़ है वो सरासर जानवरों की तरह है, तो मैंने बाकायदा अब उसके चेहरे के ऊपर गौर करना शुरू किया। आप यकीन करें कि हालांकि अंधेरा मौजूद था, लेकिन मुझे दूर से उसके चेहरे के ऊपर जो आंखें मौजूद थीं वो लाल शोलों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। अल्लाह जानता है कि मेरे और उसके दरमियान जितना भी फासला मौजूद था, इस फासले के अंदर मुझे यह फैसला करना था कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर यहाँ से भाग के उसी घर में जहाँ पे मैं आया हुआ था चले जाना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ही हुआ कि मैं जल्दी से खड़ा हुआ, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने दरवाजे की तरफ एकदम से भागना शुरू कर दिया। मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ उस लड़की ने भी ज़ोर ज़ोर से मुझे भाग के फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब बाकायदा उसके पायल या घुंघरू की आवाज़ मेरे कानों में वाज़े तौर पे सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहकहा लगा के मेरी बेबसी का या मेरे डर जाने का सरासर मजाक उड़ा रही हो। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे मैं पार्क से बाहर निकला, और जब मैं पार्क से बाहर आया तब कहीं जाके मैंने सुकून का सांस लिया। खैर, जब मैं घर आया तो मुझे हल्की हल्की सी हरारत महसूस हो रही थी, और ऐसा ही था कि इस शादी वाले घर में मैं देखते ही देखते शदीद बीमार हो चुका था। खैर, वहाँ पे जो अंकल मौजूद थे, ये जितने भी वहाँ के मोहल्ले वाले थे, उनको अंदाज़ा हो चुका था यकीनन मैंने इस रात में यानी रात के वक्त उस पार्क के अंदर जाने की कोशिश की होगी, क्योंकि इनको इस पार्क के हॉन्टेड होने के बारे में पहले से ही मालूमात थी। लिहाजा ये मुख्तलिफ बहानों से हम सबको वहाँ पे जाने से रोक रहे थे। खैर, मुझ पे काफ़ी दम दुरूद किया गया, काफ़ी दफ़ा मुझे मौलवी साहब के पास ले जाया गया, तब कहीं जाके मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। हम लोगों का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पे हरीपुर से है, और जो लोग हरीपुर में रहा करते हैं या जिन लोगों को हरीपुर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हैं,
तो एक ऐसी जगह है जो बज़ाहिर बहुत ही पुरसुकून जगह है, लेकिन कुछ इस तरह की मिस्ट्रीज, कुछ इस तरह के राज वहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक किसी को भी सही तरह से मालूमात नहीं मिल सकी। उन्हीं किस्सों में एक किस्सा मेरे दादा सुनाया करते थे। दादा बताया करते थे कि 1960s में, यानी कि अब से तकरीबन 60 या 65 साल पहले, जब वो 11 या 12 साल के थे, तो उनका क्योंकि ताल्लुक़ एक पुराने से कदीम विलेज से था, तो जैसे कि आमतौर पे गांव के अंदर हुआ करता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो ज़राअत पे या इस तरह की चीज़ों पे इन्हिसार किया करते हैं। तो वैसे ही हमारे दादा की और उनके फादर की कुछ ज़मीनें मौजूद थीं जहाँ पे ये लोग कोई ना कोई छोटी मोटी फसल उगाया करते थे, और अगर फसल ना भी उगाएं तो कुछ जानवर, कुछ गायें, कुछ बकरियां इन लोगों ने पाल रखे थे। अब जाहिर सी बातें, गुर्बत का दौर था, इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थीं, और गांव वाले जो भी जानवर पाला करते थे, तो जैसे कि शहरों में होता है कि लोग चारे की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से चारा ख़रीदते हैं, गांव में इसके बरक्स हुआ करता था। गांव में जिन लोगों के पास जानवर मौजूद थे या जिन लोगों ने ख़ास तौर पे बकरे और बकरियां रखे हुए थे, तो अक्सर वो सुबह 9-10 बजे तक निकल जाते और उन जानवरों को या उन बकरे बकरियों को लेके पूरे शहर में घूमते फिरते। और जब शाम के पहर जब वो लोग वापस आते, तो ये जो जानवर थे, ये जगह जगह जहाँ पे घास लगी हुई थी, वो घास खा के गुजारा किया करते थे। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मेरे दादा अपने पास जो भी 8 या 10 बकरियां मौजूद थीं, उनको लेके जब खेतों की तरफ या फिर जंगलात की तरफ रवाना हुए, तो इत्तफाक से उन्हीं के मोहल्ले में एक और साहब रहा करते थे। वो भी अपनी बकरियों और जानवरों को लेके मेरे दादा के साथ चलने लगे। अब आम तौर पे अगर आप अकेले जा रहे हो और आपके साथ अगर कोई और बंदा मौजूद हो, तो एक दूसरे का सहारा हो जाया करता है। तो वैसे ही दादा खुश थे कि चलो आज मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ एक और शख्स है जो मौजूद है। अब क्योंकि इत्तफाक से ये लोग जब निकले थे तो उस वक्त ही दोपहर का टाइम हो रहा था, तो ये घूमते घूमते गांव से निकल के, यानी गांव से तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर दूर एक जंगलनुमा जगह मौजूद थी, वहाँ पे पहुँच चुके थे। तकरीबन वहाँ पे 1 घंटे तक ये लोग बैठ गए ताकि इस दौरानी में जो भी जानवर हैं उनको जो कुछ खाना है वो खा लें, और खाने के बाद ये लोग वहाँ से वापस रवाना हो सकें। इत्तफाक से मगरिब की नमाज का टाइम होने में अभी तकरीबन आधा या पौन घंटा बाकी था। तो अब इन लोगों ने सोचा कि वापस अपने गांव की तरफ निकलना चाहिए, और अगर अभी हम यहाँ से नहीं निकले तो इस जंगल में पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। खैर, जैसे ही इन लोगों ने जो भी इनके जानवर थे, जो भी बकरियां वगैरह थीं, उनको वापस जमा करना शुरू किया, तो जो दादा के पास जानवर मौजूद थे, उन जानवरों में एक बकरी कम थी। अब उस दौर में, जो कि गुर्बत का दौर था, एक बकरे या बकरी की जो वैल्यू हुआ करती थी, तो ये सोचने के बाद दादा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर एक बकरा या बकरी मिस हो गया तो घर में जो इनके फादर वेट कर रहे हैं वो आज इनको मार मार के इनका बुरा हाल कर देंगे। जाहिर सी बात है, पैसे का भी लॉस था, उसके बाद वैसी गुर्बत का दौर था, और जानवर का खो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तकरीबन आधे या पौन घंटे तक, यानी कि जब तक अंधेरा होना शुरू हो चुका था, ये लोग मुसलसल उस बकरी के बच्चे को या बकरी को तलाश करते रहे, और जब आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो उम्मीदें थीं वो टूटने लगीं, तो दादा की जो परेशानी थी वो ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, अब दादा ने बाकायदा आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया था। दादा को सबसे पहले ये खौफ था कि जब मैं घर जाऊंगा और मेरे घर वालों को, यानी मेरे फादर को पता चलेगा, तो हो सकता है वो आज मुझे घर से ही निकाल दें। अब इसी खौफ की वजह से दादा ने एक अजीब सा फैसला किया। दादा के साथ जो एक लड़का मौजूद था, दादा ने उसको कहा कि मेरे जितने भी जानवर हैं, उन तमाम जानवरों को लेके तुम गांव की तरफ रवाना हो। ये जो जंगल है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ जाता हूँ, हो सकता है कि वो जो बकरी मिस हो चुकी है वो मुझे मिल जाए।
अब वो जो लड़का था वो दादा को समझाने लगा कि ये जो जंगल है, इस जंगल के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मशहूर हैं। अगर मेरी बात मानो तो बजाय इसके कि यहाँ पे रुको, रात में यहाँ पे फंसो, तुम वापस अपने घर चलो। कल हम लोग दिन में ही या सुबह सुबह यहाँ पे आके उस बकरी की तलाश शुरू कर देंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद दादा ने यही फैसला किया कि बेहतर यही है कि मैं यहीं पे रुकूं और अंदर जाके यानी जंगल की तरफ बढ़ के उस बकरी को तलाश करने की कोशिश करूं। इसी दौरानिए में आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ अंधेरा होना शुरू हो चुका था, बल्कि आज पता चल रहा था कि जैसे चांद की 13वीं या 14वीं रात है। खैर, इन्होंने अपने तौर पे उस शख्स को रवाना किया और आहिस्ता आहिस्ता करके दबे कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे मुकम्मल तौर पे रात हो चुकी थी तो थोड़ा बहुत जो आसरा था वो सिर्फ चांद की रोशनी का था। अब चांद की रोशनी ऊपर से नीचे पड़ रही थी, तो ऐसा नहीं था कि मुकम्मल तौर पे जंगल में अंधेरा था। थोड़ी बहुत रोशनी थी जिसकी वजह से इनको करीब व जवार का जो एरिया था वो नज़र आ रहा था। दादा बताते हैं कि मैं आधे घंटे तक जंगल के अंदर की तरफ बढ़ता चला गया और जब मुझे लगने लगा कि अब मज़ीद आगे जाना ठीक नहीं है या फिर अब बकरी के मिलने का कोई चांस नहीं है, तो मैंने सोचा कि वापस पलटता हूँ और घर चला जाता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। खैर, दादा बताते हैं कि जैसे ही मैं वापस पलटा और मैंने वापस अपने घर की तरफ कदम लेना शुरू किए, तो इसी दौरानिए में एकदम से बकरी के बच्चे की या उस बकरी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और ये जो आवाज़ थी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही करीब से आ रही है, और ये जो बकरी है वो इनके बहुत करीब मौजूद है। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अंदाज़न उस जगह का तयन करना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था जहाँ पे ये खड़े हुए उसके लेफ़्ट साइड से यानी उल्टे हाथ पे जो भी हिस्सा है जहाँ पे सरासर दरख्त ही दरख्त मौजूद हैं, वहाँ से बकरी के बच्चे की या उस बकरी की आवाज़ आ रही है। खैर, इन्होंने अल्लाह का नाम लेके उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये उस तरफ आगे बढ़ रहे थे या उस आवाज़ को फॉलो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वो जो आवाज़ है वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब ये पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट यानी 15 मिनट तक उस आवाज़ को फॉलो करते रहे, और जहाँ जहाँ इनको लग रहा था कि बकरी का बच्चा मौजूद हो सकता है, ये मुसलसल उस तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। बिला आखिर तकरीबन 25 मिनट तक चलने के बाद इनको वो जो बकरी थी या उसका जो बच्चा था वो नज़र आना शुरू हुआ। अजीब बात ये थी कि जो इनकी बकरी थी मुसलसल तेज़ रफ्तारी से एक सिमत में बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उस तक पहुंच सकें, लेकिन जैसे ही ये उसके करीब पहुंचते तो जो बकरी थी वो एकदम से डबल स्पीड से मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो जाती। बिला आखिर उसको फॉलो करते करते ये एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे खाली एरिया है या फिर जंगल के दरमियान में कोई छोटा सा मैदान मौजूद है। और अजीब बात ये थी, ये जो मैदान नुमा जगह थी, इस जगह के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त लगा हुआ था। अब ये जो बकरी थी ये आहिस्ता आहिस्ता करके उस बरगद के दरख्त के करीब गई और वहाँ जाके खड़ी हो गई। अब जैसे ही ये बकरी वहाँ जाके खड़ी हुई तो दादा की जान में जान आई, और उनको अब लग रहा था जैसे वो वक्त आ चुका है जब ये उस बकरी को ना सिर्फ पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद वापस से अपने गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। दादा बताते हैं कि मैं एग्जैक्टली बकरी की तरफ देख रहा था क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी। तो इसी दौरानिए में जैसे ही मेरी नज़र बकरी के बराबर में यानी जहाँ पे वो दरख्त का तना था उसके लेफ़्ट साइड पे पड़ी, तो मैंने देखा कि उसके बिल्कुल बराबर में एक औरत बैठी हुई है, और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि हैरान कुन बात ये थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वो दुल्हनों की तरह तैयार हुई हुई है।
अब इस जंगल में यानी जंगल के दरमियान में इस 14वीं रात में इस बरगद के दरख्त के बराबर में किसी औरत का दुल्हन के रूप में मौजूद होना भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मेरे दादा को लगा कि शायद उनका वहम है और उन्होंने आगे पीछे देखा और आगे पीछे देखने के बाद दोबारा से उस औरत की तरफ देखा। वाकई में वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी जो कि सरासर न सिर्फ तैयार हुई भी थी बल्कि एक अजीब सी रौनक थी जो उसके चेहरे पे न सिर्फ मौजूद थी, इसके साथ साथ उसने बहुत सारा जेब-ए-तन किया हुआ था। अब दादा आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बकरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और इनका यही ख्याल था कि ये बकरी को लेंगे और वहाँ से वापस मुड़ जाएंगे। खैर जैसे ही दादा उस बकरी के करीब पहुँचे और उसके करीब पहुँचने के बाद उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो एकदम से वो जो बकरी थी वो उस औरत के बिल्कुल करीब चली गई। बल्कि दादा बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो चुकी है, जैसे कि इस बकरी की जो मालकिन है वो मेरे बजाय वो औरत है। अब जैसे ही ये जो बकरी थी वो उस औरत के बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हुई तो दादा ने एकदम से उस औरत को क्रॉस करके बकरी की तरफ बढ़ने की कोशिश शुरू की और जैसे ही दादा ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा तो इसी दौरानिए में वो जो औरत थी वो एकदम से खड़ी हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई तो देखते ही देखते वो जो औरत थी जो कि बड़ी खूबसूरत औरत थी उसका चेहरा एक भयानक औरत की शक्ल में न सिर्फ तब्दील हो चुका था, अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखों में न सिर्फ खून उतर चुका है बल्कि उसके मुंह से भी ऐसा लग रहा था जैसे खून टपकना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ उस औरत ने एक अजीब तरीके से अपने मुंह से आवाज़ निकालना शुरू की। दादा बताया करते थे कि उसकी जो आवाज़ थी वो इस कदर खौफनाक आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आवाज़ है वो ना सिर्फ मेरे करीबो जवार में बल्कि पूरे के पूरे जंगल में गूंज रही है और जैसे जैसे वो चीख रही थी वैसे वैसे उसकी जो ज़बान थी मुसलसल नीचे की तरफ न सिर्फ लटकती जा रही थी बल्कि बिला आखिर एक वक्त ऐसा आया, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो ज़बान है उसके तकरीबन घुटनों तक पहुंच चुकी है। एक अजीब खौफनाक मंजर था जो न सिर्फ मेरे दादा के सामने मौजूद था बल्कि उस औरत को देखने से या उसके चीखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो जो औरत है वो नहीं चाहती कि दादा इस बकरी को अपने साथ वापस लेके जाए। इसी दौरानिए में जब दादा की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो दादा बताते हैं कि उसके जो पैर थे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊँट के पैर हुआ करते हैं या जैसे आमतौर पे किसी जानवर के पैर होते हैं, कुछ इस तरह के उसके पंजे थे और सरासर उन पंजों को देख के लग रहा था जैसे वो ना सिर्फ जले हुए हैं बल्कि उनके ऊपर बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं। दादा बताते हैं कि तकरीबन 2 या 3 मिनट तक मुसलसल मैं उस औरत के सामने खड़ा हुआ उसको देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जो जिस्म है उसने मेरा साथ देना ना सिर्फ छोड़ दिया है बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका हूँ। इसी दौरानिए में जबकि मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड हुआ था तो वो जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे दादा की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो जो औरत थी मेरे दादा की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दादा बताते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके गुनूदगी में या बेहोशी में जाता चला जा रहा था और उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं एकदम से नीचे गिरा हूँ और मेरी आंखें बंद हुई हैं। दादा बताते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह न सिर्फ मौजूद था बल्कि मेरे अतराफ़ में मेरे घर वाले, मेरे फादर, ख़ास तौर पे वो लड़का जो एक रात पहले मेरे साथ यहाँ पे आया था वो भी खड़ा हुआ था। और अजीब बात ये थी कि जो मेरी बकरी जिसकी तलाश में मैं इस जंगल के अंदर आया था वो भी ना सिर्फ मेरे बराबर में मौजूद थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही है। खैर इस वाक़ये के तकरीबन 1 हफ़्ते तक दादा को ना सिर्फ शदीद बुखार रहा बल्कि दादा ने जब करीबी मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया
और उनसे इस वाक़ये के बारे में या इसकी तफ़सीलात के बारे में पूछने की कोशिश की तो इमाम साहब का ये कहना था कि उस रात जंगल के अंदर जो औरत आपको नज़र आई थी वो बज़ाहिर एक डायन थी, और वो जो उसके पीछे बकरी मौजूद थी, ये जो बकरी बहाने से आपको उस औरत के पास लेके गई थी, वो भी असल में आपकी बकरी नहीं थी, बल्कि आपकी बकरी के रूप में कोई दूसरी डायन थी। और अक्सर इस जंगल के बारे में इस तरह की बातें मशहूर थीं कि रात के औकात में मुख्तलिफ बहानों से जानवरों के रूप में या औरतों के रूप में मुख्तलिफ चीज़ें लोगों को नज़र आया करती थीं, और जब लोग उनके झांसे में या उनकी चाल में फंस जाया करते थे तो वो जो डायन उन जंगलों में रहा करती हैं वो इन लोगों की जान ले लिया करती थीं।